Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, so basically from today onwards we are going to discuss one of the very important topic from engineering mathematics, and the topic which we'll be covering from today onwards is gonna be probability. मैं तो ये बोलूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर आप किसी भी ब्रांच से अपीयर होते हैं और अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अपने ब्रांच से एक टॉपिक उठा दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक प्रोबेबिलिटी ही होने जा रहा है। वाई सो? अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, आप किसी भी ब्रांच से अपीयर होते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, आप कहीं ना कहीं आप ये देखोगे एप्टीट्यूड और आपका जो टेक्निकल पोर्शन है दोनों को क्लब करेंगे तो इसका मार्क्स ऑलमोस्ट 4 के आसपास केवल कहां से फॉल करता है? प्रोबेबिलिटी से। और इवन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर अपीयर होते हैं तो इसका वेटेज कभी 5 और 6 मार्क्स के आसपास भी पहुंच जाता है। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि कई बार कुछ छोटे सब्जेक्ट्स, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल में मैं बोलूं एक छोटा सब्जेक्ट मेजरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, तो उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो कई बार आपके केवल एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी के मार्क्स के आसपास होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि मेजरमेंट से 4.5 के आसपास मार्क्स का क्या है, क्वेश्चंस पूछा है और उतने ही मार्क्स का केवल एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। सो आई कैन से इट्स सच अ इंपैक्टफुल टॉपिक व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ध्यान देंगे ये जो टॉपिक है वो केवल गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इवन 11th 12th पे हो, चाहे वो कल के दिन आप कोई सा भी ऐसा एग्जाम उठा लो जहां एप्टीट्यूड नाम की जंतु पाई जाती है, दैट मींस द एप्टीट्यूड हैज बीन इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलोगे प्रोबेबिलिटी वहां होगा ही होगा। So that means I can say whatever the lectures or whatever the videos I am going to cover from today onwards, that's equally important for GATE, maybe 11th 12th, maybe 9th 10th, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी एप्टीट्यूड के आपके क्या हैं पोर्शंस अगर आपके इंक्लूडेड हैं आपके एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग कैट, इंक्लूडिंग मैट, जी मैट, जितने भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं सब के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, मैं स्टिक करूंगा केवल गेट के सिलेबस के अराउंड, लेकिन गेट के सिलेबस में इतना कुछ है कि आप हर एक प्रोबेबिलिटी के हर एक एंगल को अच्छे से समझ लोगे और हर एक एग्जाम में आप किसी भी प्रॉब्लम को प्यार से एड्रेस कर लेंगे, प्यार से सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी को बेसिकली मैंने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। सबसे पहला जो बाइफरकेशन है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फीचर ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करूंगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहां से डिराइव हुआ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन किसी भी प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे देख के समझ में आएगा कि कोई सा प्रॉब्लम परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है या दोनों का नहीं है या दोनों का है। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग विल बी कवर्ड अंडर द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वंस दिस पार्ट इज ओवर विल मूव इट टू द कोर प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देयर विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस थ्योरम और कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कहां आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी में आए हुए हैं या यूजुअली फ्रेम किए जा सकते हैं। और जैसे ये 2 पार्ट कवर होगा देन विल मूव इट टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। मैंने ये देखा है कि लगभग टाइम बच्चा यहां क्या करता है, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है। उसको लगता है सर ये नहीं हो रहा है या फिर मेरे को याद करके जाना है। आई विल बेट यू कि आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहें, ये आपका सबसे बेस्ट पार्ट होने जा रहा है, क्योंकि बच्चा इसकी प्रैक्टिकली इसकी फीलिंग अपने दिमाग में कभी उतार ही नहीं पाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का फिजिकल इंटरप्रिटेंस क्या है। अगर मैं फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी अगर आपको फील करा लिया, सो एंड ऑफ द डे आई कैन से यू ये इज गोना बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर नॉलेज, या फिर मैं बोलूंगा इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट interesting topic you'll find out of the complete syllabus of mathematics. So keep aside, सब वरी को दूर रखें, just मेरे साथ मेरे को फॉलो करें। end of the day you'll be thorough in all of this aspects. एक चीज ध्यान देना, इवन प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए मैं टोटल 4 वीडियोस रिलीज कर रहा हूं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4। तो आज जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं, बेसिकली आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो अंडर द वीडियो 1 शूट हो रहा है। तो बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मैंने 4 सेगमेंट में बाइफरकेट किया है। सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा किसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। डू नॉट गेट कंफ्यूज, द परम्यूटेशन आई एम राइटिंग इट PER फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, कॉम्बिनेशन आई एम कॉलिंग इट COM फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सो आज की वीडियो में बेसिकली केवल किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां मैं इसके फॉर्मूलाज देखूंगा, ये फॉर्मूलाज कैसे भी किसी भी एक प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई किया जाता है,
कब देख के आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम परमुटेशन का है, कब देख के समझ में आएगा ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का है। कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस के थ्रू मैं ये प्रूफ भी करूंगा कि वॉट एवर द फॉर्मूला हैज बीन गिवन बाय द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दे आर वर्किंग वेरी फाइन। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, इसके बाद एक नया वीडियो आएगा अंडर द परमुटेशन कॉम्बिनेशन इटसेल्फ, दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच इज वीडियो 2, और वहां मैं कवर करने जा रहा हूं लगभग 16 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इटसेल्फ। इसका मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है उठा के 16 नंबर ऑफ प्रॉब्लम में डिस्प्ले करूंगा आपके बोर्ड पे और उसको प्यार से एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। तो इसका मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने जितना कंसेप्चुअली समझा है, आप कुछ प्रॉब्लम से उसको आराम से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। 16 नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो मैंने डिजाइन किए हैं, मैंने बैठ के प्रॉपरली एक एक प्रॉब्लम को डिजाइन किया है जिससे कि आप हर एक एंगल को अच्छे से जज कर पाए। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न के पूरे प्रॉब्लम लेने से आपको दूसरे पैटर्न के प्रॉब्लम के बारे में कुछ भनक ही नहीं है, या फिर एक वाइड अंडरस्टैंडिंग आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड नहीं आप डिजाइन कर पाए या नर्चर कर पाए। तो मेरा जो बेसिक एम ये होगा कि आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को स्मेल करने लगे, समझने की बात तो दूर है, आप स्मेल करने लगे, और उसके हिसाब से मैंने 16 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डिजाइन किए हैं। मैंने ट्राई किया है कि हर एक एंगल से आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को प्रॉपर्ली जज कर पाए। वो होगा आपका वीडियो 2। जैसे ही आपका वीडियो 2 खत्म होता है, यहां मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन it's a theory which is widely used for solving the probability related problems। तब मैं क्या करूंगा, कुछ 17 नंबर ऑफ वेल डिजाइन प्रॉब्लम्स पिक करूंगा और वहां बेसिकली मैं कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करूंगा एक प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब आपने यहां अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम किए, अब आप उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट्स नथिंग बट द यूज्ड फॉर द सॉल्विंग द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जैसे ये पार्ट हुआ, we'll be moving to the next part and there we'll be talking about 8 to 9 number of gate related problems। यार इतना अगर कर लिए, I am sure you are not going to even leave a single % of the problem in any of the examination, including gate, mat, cat, everywhere। Is that part clear? So be with me। I'm going to demonstrate the first part of the video, which is nothing but the understanding of the permutation and combination। Okay, so I'm going to rubbing it out। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, आज का जो पूरा का पूरा वीडियो होगा वो डेडिकेटेड होगा the understanding of the permutation and combination। तो सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट लिखता हूं, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ कंसेप्ट्स भी बिल्ड करते चलूंगा रिगार्डिंग दी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देना, आज के बाद से मैथमेटिकली या सिम्बियोलिकली कॉम्बिनेशन को बेसिकली रिफर किया जाता है एनसीआर से, ठीक है। सो आज के बाद से अगर मैं कभी भी कॉम्बिनेशन को अगर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, सो स्ट्रक्चर विल बी एनसीआर, वेयर द एन विल बी इन suffix form and r will be in, sorry, n will be in prefix form and r will be in suffix form। So this is gonna be my combination operator, combination operator, operator। NCR, how it is being defined? ध्यान देना, formula wise the NCR is being defined as n factorial divided by of r factorial n minus r factorial। Agreed? Similarly, now we'll move it to the permutation operator। Here it's gonna be NPR and here it's nothing but the permutation operator। Permutation operator। So here this is written as Rn factorial divided by of n minus r factorial, n माइनस आर फैक्टोरियल। यहां ध्यान देना, n और r दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर हैं। दैट मीन्स दे कुड बी 1 2 3 4 5 6 बट दे कांट बी 0 एंड इवन दे कांट बी नेगेटिव। ध्यान देंगे, वेयर n इन बोथ आर द केसेस, नो, वेयर n comma r both are the natural numbers alone। what is the basic feeling of the natural numbers? all of the numbers which is used for the natural counting, which is 1 2 3 till the large values are called the natural numbers। that's the first thing। next one, दोनों के दोनों केस में आपका जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा और एट वर्स्ट बराबर हो सकता है किससे, n से। in both of the cases either you take a combination between n and r, either you take the combination between n and, sorry, if you take the permutation between n and r, keep in mind the n will always be greater than or lesser than equals to of r, or I can say r will be always lesser than equals to of n।
इज पार्ट क्लियर? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी निकाल सकते हैं यहां से, ध्यान देना, एनपीआर और एनसीआर के बीच में एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप एनसीआर को आर फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे? एनपीआर पे पहुंच जाएंगे। तो कायदे से एनपीआर को लिखा जा सकता है द एनपीआर इज इक्वल्स टू ऑफ आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले ही लिखा हुआ है जो आर है और जो n है वो हमेशा क्या होंगे? एक नेचुरल नंबर होंगे। इसका मतलब NPR इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 विथ NCR, क्योंकि R फैक्टोरियल अगर R 1 रहा तब ये वैल्यू 1 रहेगी, और R से अगर कुछ भी एक ज्यादा वैल्यू रही 2 या 3 या 4, तब आपको देखने को मिलेगा कि NPR इज ग्रेटर देन ऑफ द वैल्यू ऑफ NCR। सो लगभग टाइम आपको एक कंक्लूजन और देखने को मिलेगा यहां से, और वो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूं, द वैल्यू ऑफ NPR इज greater than the value of NCR, and even it could be equals to when the value of R is precisely 1, जब R क्या हो? precisely 1 हो। चलो इसको आगे मैं डिस्कस कर लूंगा। तो यहां से एक कंक्लूजन और देखने को मिलता है कि आपका जो NPR है वो हमेशा बड़ा होगा NCR से। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में NPR could be equals to of NCR provided the value of R has to be precisely 1। तो मैं ये लिख सकता हूं when NPR is equals to of NCR, when it's possible only when the R is 1. Is it part clear? Now we'll try to understand what is the physical significance of NCR, what is the physical significance of NPR। आप साथ में लिखना जरूर, ऐसा नहीं कि केवल इसको देखते जा रहे हो, साथ में लिखते जरूर जाना। एंड ऑफ द डे यू विल हैव द थरो नॉलेज अबाउट द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो सबसे पहले मैं एनसीआर के बारे में बात करता हूं। व्हाट इज द एनसीआर फिजिकल सिग्निफिकेंस? नंबर ऑफ वेज आर नंबर of items can be collected or selected or may be withdrawn, or they are form of the collection or selection only out of n number or numbers of items. Moreover, without considering the order, without ordering. Moreover, NPR. What is NPR? We'll try to understand. As far as the definition is concerned, there is no change in definition. Number of ways are number of items can be collected or selected out of n number of items, but arranged in the order afterwards. इसका मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम रहेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे सिलेक्टेड इन ऑर्डर। इसका मतलब यहां केवल कलेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कलेक्शन के बाद इनके ऑर्डरिंग भी इन्वॉल्व है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो एनसीआर और एनपीआर को आप देख भी सकते हैं। एनसी में सी क्या है? केवल कलेक्शन है। पी क्या है? परमुटेशन है। इसका मतलब आप कलेक्ट भी कर रहे हैं और उसको स्टैक भी कर रहे हैं या ऑर्डरिंग भी कर रहे हैं। तो एनसीआर में ऑर्डरिंग इन्वॉल्व है, ऑर्डरिंग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ऑर्डरिंग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, और सिमिलरली एनपीआर में ऑर्डरिंग इन्वॉल्व है। ठीक, ऑर्डरिंग इन्वॉल्व है। इसे पार्ट क्लियर? तो एक फेयर आइडिया होगा। अब इसको रिलेट करते हुए मैं कुछ चीजें क्या करने की कोशिश करूंगा? फ्लक्चुएट करने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान देते हैं। बाय द वे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो इसके जस्ट बाद ले रहा हूं, तो मैं एग्जांपल से कुछ चीजें समझने की कोशिश करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, पहला एग्जांपल लिया। बाय द वे मेरे पास एक बैग है, इसमें 3 बॉल है, 3 बॉल हैं, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3। इसमें से मुझे 2 बॉल क्या करने हैं? विड्रॉ करने हैं। कितने बॉल विड्रॉ करने हैं? 2 बॉल्स विड्रॉ करने हैं। तो मैं कितने तरीके से ये 2 बॉल को विड्रॉ कर सकता हूं? ध्यान देना, मैंने ये बोला है कि आपके पास क्या है? 3 बॉल हैं। 3 बॉल में से आपको 2 बॉल क्या करने हैं? विड्रॉ करने हैं। आप कितने तरीके से इनको विड्रॉ कर सकते हैं? ध्यान देना, कितने तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं? एक बार विड्रॉल हो सकता है 1 and 2, एक बार विड्रॉल हो सकता है 2 and 3,
और एक बार विड्रॉल हो सकता है किसका 3 and 1। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने यहां कहीं भी ऑर्डरिंग के बारे में बात नहीं की। मैं ये चाहता हूं कि एक बार मैंने हाथ डाला, जो 2 बॉल निकाले वो कौन कौन से बॉल के पेयर थे। 1-2 का पेयर हो सकता था, 2-3 का पेयर हो सकता था, या 3-1 का पेयर हो सकता था। तो टोटल आपके पास कितने वेज बने, ये आपका पहला तरीका हो सकता था, ये आपका दूसरा तरीका हो सकता था, ये आपका तीसरा तरीका हो सकता था। तो टोटल कितने तरीके से आप 2 बॉल पिक कर सकते हैं आउट ऑफ 3 नंबर ऑफ बॉल्स इन अ कंटेनर? 3 तरीके से। ये तो मैन्युअली आपने कैलकुलेट किया, लेकिन इसी को आप कैलकुलेट कर सकते थे किसे? परमुटेशन या कॉम्बिनेशन से। यूज क्या करेंगे? ध्यान देना, आपको केवल यहां से कलेक्शन इंपॉर्टेंट था। आप 1 को पहले रख रहे हैं या 2 को पहले रख रहे हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1-2 को कलेक्ट किया, 2-3 को कलेक्ट किया, या 3-1 को कलेक्ट किया। तो यहां केवल आपके लिए कॉम्बिनेशन मेक सेंस, देयर सीक्वेंस डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट मींस मैनुअली आपने 3 तो जोड़ा, इस प्रॉब्लम को आप परमुटेशन से सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेज आर number of items can be collected or selected out of n number of items. What? Without ordering. Without ordering. इसे पार्ट लिया विदाउट ऑर्डरिंग। तो यहां एक चीज ध्यान देना, वहां मेरे को ऑर्डरिंग के बारे में कोई बात नहीं करनी है, यहां भी मैं ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा। तो कायदे से ध्यान देना, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वहां क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। तो इस प्रॉब्लम में जो n होगा वो क्या होगा? 3 होगा। और यहां से आप कितने बॉल्स एक टाइम पे पिक कर रहे हैं? 2। तो ये वैल्यू क्या होने जा रही है? NCR इज इक्वल्स टू 3C2, और फॉर्मूला वाइज इट इज क्वाइट क्लियर, इट्स गोना बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ r फैक्टोरियल इनटू n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, कुछ ऐसा। और आप जब भी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 3 ही तो आ रही है। तो 3 तरीके से आप मैनुअली भी चेक कर रहे हो कि 3 तरीके से कायदे से आप क्या कर सकते हो? आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो मैनुअली भी, और अगर आपने इसको कॉम्बिनेशन से भी कैलकुलेट किया तो क्या कर सकते हो? 3 तरीका ही आपका कैलकुलेशन से रिजल्ट करता है। ठीक। अगर बाय द वे आप अभी भी 2 बॉल क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो 2 बॉल्स, बट विथ ऑर्डरिंग, विथ ऑर्डर। So 2 balls are withdrawn out of 3 number of balls but with ordering। इसका मतलब अब ऑर्डर भी सेंस करता है। तो टोटल कितने तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं? एक चीज ध्यान देना, तो पहला विड्रॉल अगर आपने 1 और 2 का किया तो अगर आप उसको स्टैक करेंगे, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑल्सो मेक सेंस, आपके प्रॉब्लम में क्लियर लिखा हुआ है, तो 1-2 और 2-1 2 अलग अलग क्या बनाएंगे? वेज बनाएंगे। दैट मीन्स 1-2 को आप 1 काउंट करेंगे, 1-2 को आप 1 काउंट करेंगे, 2-1 को आप 2 काउंट करेंगे, 1-2। सिमिलरली 2-3 एंड 3-2 ये क्या होंगे? आपके तीसरे और चौथे सेगमेंट बनेंगे, 3rd एंड 4th सेगमेंट बनेंगे। सिमिलरली 3-1 कुड बी 5th एंड 1-3 कुड बी 6th। तो टोटल आप कितने नंबर ऑफ वेज से 3 में से 2 बॉल्स कलेक्ट कर सकते हो और उनको ऑर्डर भी करना है। तो यहां एक चीज ध्यान देना, आपको केवल कलेक्शन आपके दिमाग में नहीं है, आपका कलेक्शन विद द ऑर्डर भी क्या करना है? आपका एग्जीक्यूट करना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को अगर आप कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कवर करना चाह रहे हैं तो n तो अभी भी 3 है, r कितना है? 2 है। ये प्रॉब्लम में केवल कनेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कलेक्शन के साथ क्या है? कलेक्शन के साथ क्या है? उनका स्टैकिंग भी इन्वॉल्व है। ये प्रॉब्लम होगा NPR का। व्हाट इज दैट? NPR यूज्ड टू बी n फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ n minus 1, so it's gonna be 3 minus 2 factorial put together, the value is gonna be 6। तो आप देख सकते हैं, आप ये मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? यूजिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी यहां 3 बॉल है, लेकिन अगर 3 की जगह में 30 बॉल होते हैं, 30 में से अगर आपको 10 बॉल सिलेक्ट करना होता, तब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करना है कि कितने तरीके से आप उसमें से आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या आर नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट ऑर्डरिंग, मैनुअली शायद आप कैलकुलेट कर लें। सिमिलरली आउट ऑफ n नंबर ऑफ आइटम्स आपको r आइटम्स कलेक्ट भी करने हैं और उनको ऑर्डरिंग भी करनी है, तब भी आप उसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ r हैज टू बी वेरी मिनिमल एंड द वैल्यू ऑफ n हैज टू बी वेरी मिनिमल। लेकिन अगर n और r की वैल्यूज अगर क्या है, इट्स रिस्पेक्टिवली लार्जर, तब मैनुअली आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते और आपके हाथ में केवल एक चीज बचेगी, एंड दैट इज नथिंग बट द आइदर द परमुटेशन और द कॉम्बिनेशन। सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन, जब भी आपको केवल कलेक्शन के बारे में बात हो विदाउट एनी ऑर्डरिंग, कायदे से ये जो प्रॉब्लम जाएगा वो जाएगा किसके पास? कॉम्बिनेशन के पास, कॉम्बिनेशन के पास। और जब आपका
कलेक्शन या सिलेक्शन तो क्या है, डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन साथ में आपने उसको कलेक्ट करने के बाद अगर उनकी ऑर्डरिंग भी की है, सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कहाँ पहुंच जाएगा, आपके एनपीआर के पास। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब कुछ प्रॉब्लम्स मैं और लेता हूं, तो ये केवल एक माहौल बनाने के लिए लेने वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो सब साथ में लिखते जाना है ना। यहां से स्टार्ट होता है आपका एग्जाम्पल, ठीक, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, NC1 is equals to of NP1। क्यों लिखा है मैंने? एक चीज ध्यान देना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस ये था, कॉम्बिनेशन केवल कलेक्शंस को डिफरेंट वेज की तरह काउंट करता था, जैसे ये इसके हिसाब से 3 अलग वेज थे, लेकिन परम्यूटेशन उनके कलेक्शन विद ऑर्डरिंग भी क्या करता था, इसको अलग अलग वेज की तरह काउंट करता था। इसका मतलब परम्यूटेशन के लिए 1 2 एक अलग तरीका है या एक अलग सेट है, और 2 1 एक क्या है, अलग सेट है। सिमिलरली 2 3 3 2 एक अलग सेट है, 3 1 1 3 एक अलग सेट है। ध्यान देना, कब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सेम होगा, ये तभी सेम होगा जब आपने बॉल या फिर आपने ऑब्जेक्ट विड्रॉ किया है, लेकिन वहां ऑर्डरिंग के बारे में बात नहीं आ रही है या फिर सीक्वेंसिंग की बात के बारे में बात नहीं की जा सकती। वो तभी पॉसिबल है जब आपने केवल एक आइटम सिलेक्ट किया है। जब आपने केवल एक आइटम सिलेक्ट किया है, जैसे बाय द वे 3 में से अगर आपको एक बॉल केवल कलेक्ट करने की आजादी होती, तब अगर आप एक बॉल अगर कलेक्ट करते तो वहां सीक्वेंस के बारे में बात ही नहीं हो सकती थी। सीक्वेंस के बारे में बात कब होगी, जब आर की वैल्यू एटलीस्ट क्या हो, 2 हो, और जब सीक्वेंस के बारे में बात नहीं होगी तो परम्यूटेशन ने कॉम्बिनेशन का सहारा तो लिया ही था विड्रॉ करने के लिए, केवल अब उसके आगे वो एक स्टेप गया था ऑर्डरिंग का कैलकुलेशन करने। तो ध्यान देना, एनसी और एनपीआर बिल्कुल सेम हो जाएंगे प्रोवाइडेड वहां कोई भी सीक्वेंस या ऑर्डरिंग का फिनोमिना एग्जिस्ट ही ना करे, एंड दैट्स पॉसिबल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 1। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। NC1 इज गोना बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ r फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट इट इज, विद इन अ ब्रैकेट r क्या है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हियर इज गोना बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा आपके कॉम्बिनेशन की वैल्यू। मैं बोल सकता हूं इट्स वैल्यू ऑफ NC1। अगर आप NP1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो हियर इट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ, यू डू नॉट हैव व्हाट, r फैक्टोरियल ओवर हियर, ओनली यू हैव n minus 1 factorial, and you can see very well the 1 factorial is equals to of 1, that means n factorial divided by of n minus 1 factorial is very same as n factorial divided by of n minus 1 factorial, the value is same। और अगर आप इसका evaluation या calculation करेंगे, so the value will be n factorial can be written as n into n minus 1 factorial, they goes off, the value is gonna be n। देख सकते हो यार, अगर आपके पास 3 बॉल हैं और आपको केवल अगर एक बॉल एक टाइम पे अगर सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं भाई। एक बॉल पहला सेट, दूसरा बॉल दूसरा सेट, तीसरा बॉल तीसरा सेट, या फिर अगर आपको मैं बोलूं कि परम्यूटेशन से भी सॉल्व करो, भाई परम्यूटेशन से सॉल्व करोगे भी स्टिल ऑर्डरिंग का तो कोई फिनोमिना ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक टाइम आप केवल एक बॉल क्या कर रहे हो, पिक कर रहे हो। उस केस में भी कितने तरीके से आप बॉल विड्रॉ कर सकते हो, n तरीके से। तो आज के बाद से बिल्कुल ध्यान देना भाई मेरे, ऐसा नहीं है कि गेट में अगर आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो NC1 NP1 के लिए कैलकुलेटर दबा रहे हो, आप फिजिकली क्लियर रखो। NC1 इसका मतलब आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से या n नंबर ऑफ आइटम से एक बार में एक आइटम पिक कर रहे हो, तो कितने तरीके से आइटम्स को पिक किए जा सकते हैं, n तरीके से पिक किए जा सकते हैं। एक बार में पहला बॉल, दूसरे बॉल में दूसरा बॉल, तीसरे बॉल में तीसरा बॉल, ठीक। एंड मोर ओवर NPR is equals to of NCR only and only when the value of R is 1, because there is no concept of ordering is existing in this case. Next, fourth, अगर मैं एक केस लेता हूं NCN की, what must be the value of it? इसका मतलब जितने आपके क्या है आइटम्स हैं, आपको एक बार में आपने पूरे के पूरे आइटम्स को उठा लिया, कितने तरीके से ऐसा कलेक्शन किया जा सकता है मेरे भाई। 3 अगर आइटम हैं, तीनों को आपने एक बार झोली में भर के अगर बाहर निकाल लिया, तो केवल एक तरीके से ही तो इसका कलेक्शन हो सकता है, जो होगा 1 2 एंड 3। इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर आपने पूरे के पूरे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक बार में कलेक्ट कर लिए, तो कितने वैरायटीज से आप ये कलेक्शंस को अचीव कर सकते हो केवल एक तरीके से। आप चाहो तो फॉर्मूला वाइज भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। 1 तो होगा कहां से, कंसेप्चुअली। फॉर्मूला वाइज क्या होने जा रहा है, इट्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑफ r, r की जगह में क्या है n फैक्टोरियल,
डिवाइडेड बाय ऑफ n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये ध्यान देना, दिस बिकम्स 1। मोर ओवर, जिनको ध्यान नहीं है बिल्कुल ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ऑफ 1, तो यहां से द वैल्यू इज गोना बी 1। So the value of NCN is precisely equals to of 1. Is that part clear? Similarly, इसी सीक्वेंस में मैं फिफ्थ प्रॉब्लम ले सकता हूं। If I take NPN, now it makes good sense. आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स मैं NPN के भी करने जा रहा हूं। NPN का मतलब क्या है? आपने N में से N पूरे के पूरे आइटम सिलेक्ट तो कर लिए, लेकिन अब सिलेक्ट किए हैं तो उनकी ऑर्डरिंग अभी भी बची हुई, बिकॉज द परमुटेशन ऑल्सो takes the two different ways or takes the two different sets if their ordering itself is different, although the collection must have been the same item. इसका मतलब 1 2 कलेक्ट किया है और 2 1 कलेक्ट किया है, परमुटेशन के हिसाब से वो दो अलग अलग सेट्स हैं या दो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो आपने n में से n को सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 में से एक बार में 1 2 3 को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब परमुटेशन के लिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये सब के सब क्या है, अलग अलग सेट्स हैं। तो NPN होने क्या जा रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। मैं अगर इसको मैन्युअली कैलकुलेट करूं, आपके पास कितने खाने हैं, n खाने, क्योंकि आपने n में से पूरे के पूरे n आइटम्स को क्या कर लिया, पिक कर लिया। बाय द वे, पहला खाना है, दूसरा खाना है, तीसरा खाना है और ये nth खाना है। तो ध्यान देना, आपने पूरे के पूरे जो n आइटम सिलेक्ट कर लिए हैं, उसको अगर आप पहले खाने में फीड करते हैं तो टोटल कितने तरीके से आप ये पहले खाने में उस n नंबर ऑफ आइटम्स को फीड कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में 1 2 3 है, तो आपके पास टोटल कितने खाने होंगे, 3 खाने होंगे। तो पहले खाने में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने तरीके से पहले खाने को भर सकते हो। आप इसमें 1 भी चूज कर सकते हो, 2 भी चूज कर सकते हो, 3 भी चूज कर सकते हो। इसका मतलब कितने तरीके से इस खाने को आप पैक कर सकते हो, 3 तरीके से। और अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो कितने तरीके से, n तरीके से। लेकिन जैसे यहां एक नंबर या एक ऑब्जेक्ट या एक आइटम अगर यहां फिक्स्ड होता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द आइटम्स और नंबर्स इन द नेक्स्ट ब्लॉक विल बी n-1। उसके बाद होगा n-2, n-3, डैश डैश डैश, n में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कुछ बचेगी नहीं, आपके पास जो एक आइटम बचेगा उसको वहां ही फीड करना होगा। इसको एग्जांपल ले लेता हूं। बाय द वे, बॉल का एग्जांपल लिया आपने, 3 बॉल एक साथ पिक किए, तो पहले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 2 या 3 कुछ भी आ सकता था, लेकिन इसमें से अगर एक बॉल यहां फिक्स हुआ, तब इसका मतलब दूसरे ब्लॉक में केवल आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 नंबर ऑफ बॉल्स की। और अगर यहां एक बॉल यहां फिक्स हुआ, इसका मतलब एक बॉल यहां फिक्स हो चुका है, एक बॉल यहां फिक्स हो चुका है, तो जो बचा हुआ बॉल है उसको यहां ही आना पड़ेगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ तरीके से आप पूरे के पूरे सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3 into 2 into 1, या फिर मैं यहां बोलूं, सो इट कुड बी n-1 till 1। तो यहां से मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं n फैक्टोरियल, और इसको जनरलाइज कर सकता हूं मैं 3 फैक्टोरियल। तो आज के बाद से एक चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, NPN, इसका मतलब आपने n में से n पूरे के पूरे आइटम्स को सिलेक्ट कर दिया। इसका मतलब कलेक्शन में एज सच आपके पास कोई भी नया कंडीशन नहीं था, आपने पूरे के पूरे n डेटा को कलेक्ट किया या कलेक्ट कर लिया, तो वहां एज सच कलेक्शन में तो कोई भविष्य नहीं है, बस केवल आप उसको अरेंज कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं, ये दूसरे तरीके से भी एड्रेस किया जा सकता है कि अगर आपके पास n नंबर का, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या n डिफरेंट आइटम्स का, अगर आपको क्या करना है, अलग अलग क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है, ऑर्डरिंग करनी है, कितने तरीके से किया जा सकता है। या तो आप NPN ले, या फिर यहां से समझ में आता है आप सीधे सीधे क्या ले ले, n फैक्टोरियल ले ले। क्या ले ले, n फैक्टोरियल ले ले। सो दिस पार्ट मस्ट ऑल्सो बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। इज दैट पार्ट क्लियर? मैं एक 6th प्रॉब्लम लेता हूं। 6th प्रॉब्लम, यूजिंग 3 डिफरेंट नंबर्स 1 3 and 5, how many different varieties of the number can be created which is 3 number length long। इसका मतलब 1 3 5 का यूज करके आप ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हैं जो क्या है, अभी भी 3 डिजिट लॉन्ग है। इसका मतलब आप 1 3 और 5 का यूज करके 3 नंबर लेंथ लॉन्ग
कितने नए नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स में आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 3 5 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। दूसरे में 2 पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर यहां फिक्स हो चुका है, और तीसरे में केवल क्या है, 1 पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात तो 1 3 5 में से आपको सबके सब नंबर को क्या करना है, पिक करने हैं, और उनको क्या करना है, फिर उनको अरेंज करना है। तो ये प्रॉब्लम को आप दो तरीके से बना सकते थे। एक तरीका तो हो सकता था आप क्या कर रहे हैं, 3 में से तीनों के तीनों नंबर पिक कर रहे हैं और उसके बाद उनका अरेंज कर रहे हैं या अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता था 3p3 का। और या फिर सीधे सीधे ये भी लिखो ना यार, यहां कितने नंबर आ सकते थे, 3, यहां कितने आ सकते थे, 2, यहां कितने आ सकते थे, 1, सो इट वुड हैव बीन 3 into 2 into 1, एंड एनीवेज npn इज आल्सो रिफर्ड एज व्हाट, n फैक्टोरियल इटसेल्फ। तो ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 3 5, 3 5 1, 3 5 1 के बाद हो सकता था 1 5 3। सो टोटल कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपके पास नंबर की, 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यू हैव। इज दैट पार्ट क्लियर? सो अब मैं ये बोलूंगा कि आपके पास एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करना है, बट स्टिल मैं ये बिल्कुल अग्री करूंगा कि सर बिल्कुल एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं आया है कि कब परम्यूटेशन और कब कॉम्बिनेशन यूज होगा। इसीलिए ही अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लेने जा रहा हूं, वहां मैं सीधे सीधे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्प्ले करूंगा। आप वहां जाके ध्यान देना, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, और जो मैंने सॉल्यूशन उसके नीचे या फिर जो पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं लिखाने जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली क्या करना, वहां पर राइट डाउन करना, और उसके बाद उसका आंसर भी लिखते जाना। सो एंड ऑफ द 15 और 16 नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आई एम वेरी श्योर you will be much thorough about the individual case of the permutation and combination and how a particular problems can be solved using a permutation and combination. Is that part clear? Thank you very much.